हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुमन की भाभी कविता सुमन के कमरे में आकर देखती है कि सुमन पहले से ही तैयार बैठी है। सुमन कविता को कहती है, अरे वाह, क्या बात है सुमन, शादी के लिए इतनी उतावली हो कि पहले से ही रेडी होकर बैठी हो। अरे नहीं भाभी, वो तो बस मैं अपने कपड़े ट्राई कर रही थी। अच्छा, तुम अपनी भाभी को सिखा रही हो। सुमन मैडम, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो लड़की सुबह 12 बजे से पहले नहीं उठती थी, वो आज 9 बजे ही तैयार है। ठीक है, मुझे तंग करना बंद कीजिए और ये बताइए कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? सूट ठीक है ना, ये साड़ी पहन लूं? अरे ननद जी, शादी के बाद तो आपको साड़ी ही पहनना है। कुछ देर बाद सुमित अपनी माँ के साथ सुमन के घर आता है। जैसे ही सुमित सुमन को देखता है, उसको सुमन एक ही नजर में पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। सुमन को भी सुमित पसंद आता है। तभी कविता हाथ में मिठाई लेकर आती है और सुमित को बोलती है, लीजिए नंदू जी, मुँह मीठा कीजिए, अब आप हमारे घर के दामाद बन गए हैं। क्यों भाभी, लाइए ना, दीजिए ना, मैं खुद खा लेता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे? रिश्ते में आप हमारे जीजा लगे ना, तो हम अपने हाथों से खिला देते हैं। चलिए मुँह खोलिए। कविता सुमित को बड़े प्यार से मिठाई खिला देती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और सुमन और सुमित की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद सुमन अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसी है? सब ठीक है ना वहाँ पर? और दामाद जी तो ठीक है ना? आराम से माँ, सारे सवालों का जवाब देती हूँ। हाँ, यहाँ सब ठीक है और आपके दामाद भी बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो सोच रही थी कि आप लोगों से मिलने आ जाऊं। हाँ जरूर, हमें भी तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरी भाभी भी तुझे याद कर रही थी। ठीक है माँ, हम कल ही आपसे मिलने आ जाएंगे और फिर आपको मुझे कुछ बताना भी है। तो चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। इतना बोलकर सुमन कॉल रखकर अपने घर के कामों में लग जाती है। रात के डिनर के बाद सुमन अपने कमरे में जाती है और सुमित को कहती है, सुनिए सुमित जी, वो ना मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? सुमित जी, मैं ना माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। क्या सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ? यार थैंक यू सो मच यार। यार तुमने मुझे दुनिया की इतनी बड़ी खुशियाँ दी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। जी सुमित जी, मुझे आपसे एक बात और कहनी है। हाँ बोलो ना, अब तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दे सकता हूँ। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, इसके बदले तुम कुछ भी बोलो, मैं सब मानूंगा। मुझे माँ और भाभी की बहुत याद आ रही है। क्या हम कल उनसे मिलने जा सकते हैं? बस इतनी सी बात, हम जरूर जाएंगे वहाँ पर। कुछ देर दोनों बात करते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुमन जल्दी उठती है और घर का सारा काम करके, घर में पूजा करके मायके जाने की तैयारी करती है। कुछ देर बाद दोनों सुमन के घर के लिए निकल जाते हैं। सुमन अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी अपनी माँ और भाभी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। सुमन को खुश देखकर सुमित उससे बोलता है, अरे वाह, आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही चमक रहा है। बहुत खुश हो तुम और एक्साइटेड भी हो। हाँ सुमित जी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। हाँ बता देना आराम से, हम वहीं पे तो जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद सुमन का घर आने वाला होता है कि तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखती है और वो सुमित को कहती है, रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए सुमित जी, वो देखिए मिठाई की दुकान, मिठाई ले लेते हैं ना, इतनी खुशी की बात है, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी में रुको, मैं अभी दुकान से ना मिठाई लेके आता हूँ। नहीं, आप यहाँ रुकिए, मैं अपनी पसंद की मिठाई लेकर आती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ, और हाँ संभल कर जाना। सुमन गाड़ी से निकलती है और दुकान की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है और उसको कुचल कर चला जाता है। सुमन की वहीं मौत हो जाती है। सुमन को ऐसे रोड पर मरता देखकर सुमित तो अपना आपा खो देता है। कुछ देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। उस भीड़ में कविता भीड़ को चीर कर आती है और देखती है कि सुमन रोड पर मरी पड़ी है। सुमित को भी कोई होश नहीं था। तभी कविता एम्बुलेंस को कॉल करती है और कुछ देर में एम्बुलेंस आती है और सुमन और सुमित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी बीच कविता अपनी सास कांता को कॉल करती है और बोलती है, माँ जी, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, सुमन का एक्सीडेंट हो गया और नंदोई जी को भी होश नहीं है। हे भगवान,
क्या किया था मेरी बेटी ने जो भरी जवानी में उसे अपने पास बुला लिया। ठीक है बहू, मैं आती हूँ अभी। कुछ देर बाद कांता हॉस्पिटल आती है। तभी डॉक्टर भी आईसीयू से बाहर आते हैं और बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इस दुर्घटना में आपकी बेटी सुमन की जान चली गई और उसके पति सुमित को सुमन के मरने का बहुत ज्यादा सदमा लगा है। उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। कोशिश कीजिएगा उसको सुमन की ज्यादा याद ना आए। बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। और हाँ, आप दोनों सुमित को घर ले जा सकते हैं 2 दिन बाद। डॉक्टर इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुमन के घर वाले भी सुमन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। 2 दिन बाद कविता और कांता उसको घर लेकर आते हैं और घर में सुमन की सारी तस्वीरें भी हटा देते हैं ताकि सुमित को सुमन की बिल्कुल भी याद न आए। दिन बीतते जाते हैं। सुमित धीरे धीरे रिकवर होता है। एक दिन सुमित कांता को बोलता है, ठीक है माँ जी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बात भी मैं मान चुका हूँ कि सुमन हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसकी यादें तो है मेरे पास जीने के लिए, इसलिए मैं चलता हूँ माँ जी। बेटा कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद चले जाना। और वहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई भी तो नहीं है। हाँ नंदोई जी, आप यहाँ रुक जाइए ना। नहीं भाभी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे सुमन की यादें बहुत सताएंगी। मैं जी नहीं पाऊंगा भाभी, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ ताकि मैं सुमन की यादों से खुद को दूर रख सकूँ। मैं उसे भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी यादों से खुद को दूर रखने के लिए काम में बिजी रखूँगा ताकि मुझे उसकी याद ना आए। आप ज्यादा दिन नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाइएगा। प्लीज रुक जाइए ना। हाँ हाँ बेटा रुक जाओ, मैं भी तो आपकी माँ जैसी हूँ ना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम रुक जाओगे तो। ठीक है, आप लोग इतना कह ही रहे हो तो रुक जाता हूँ। कांता की बात मानकर वहाँ कुछ दिनों के लिए वो रुक जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। गुजरते दिनों के साथ सुमित अब बहुत ज्यादा परेशान रहता है। हमेशा ही उसे सुमन की याद आती। वो गुमसुम बैठा रहता, ना कुछ खाता और ना ही किसी से बात करता। बस अपने कमरे में बैठकर सुमन की तस्वीर को निहारता। ऐसे ही एक दिन कविता सुमित को खाना देने के लिए जाती है और देखती है कि सुमित सुमन की तस्वीर देखकर रो रहा था। तभी वो सुमित को कहती है, क्या हुआ नंदोई जी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस आज सुमन की बहुत याद आ रही है भाभी। देखिए सुमित जी, जिसको जाना होता है उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, आप बस मुझे अकेला छोड़ दो। सुमन क्यों चली गई तुम मुझे छोड़ के? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आप चाहते हैं ना कि सुमन जहाँ भी है खुश हो। अगर सुमन आपको ऐसे देखेगी कि आप खाना नहीं खा रहे हो तो उसको कितना दुख होगा ना। अगर आप सुमन को खुश देखना चाहते हो तो खाना खा लीजिए। सुमित खाना खाने लगता है। सुमित को दुखी देखकर कविता को अपनी नंदोई के लिए बहुत दुख होता है और वो अपनी सास को सुमित की शादी का सुझाव देती है और कहती है, माँ जी देखिए ना, सुमन की मौत के बाद सुमित जी कितने परेशान हो गए हैं। ना कुछ खा रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। क्यों ना हम इनकी दूसरी शादी करवा दें। क्या पता शादी के बाद ही सुमन को भूल सके और फिर से नॉर्मल हो जाए। आप बस शादी के लिए लड़की देख लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कांता को कविता का सुझाव अच्छा लगता है और वो सुमित के लिए लड़की खोजने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कांता और कविता सुमित की दूसरी शादी के लिए उसे कहते हैं। दोनों की बात सुनकर सुमित कहता है, नहीं भाभी, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं कभी अपनी सुमन को नहीं भूल सकता और उसकी जगह तो कभी किसी को दे ही नहीं सकता। देखिए नंदोई जी, आपको ये शादी करनी पड़ेगी क्योंकि सुमन की आखिरी इच्छा थी कि उसके जाने के बाद आप दूसरी शादी कर ले। अगर आप ये शादी नहीं करोगे तो सुमन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या आप यही चाहते हो कि सुमन को मुक्ति न मिले? ठीक है नंदोई जी, अगर आप यही चाहते हैं ना कि सुमन खुश ना रहे, ठीक है, हम शादी के लिए मना कर देते हैं। सुमित सोच में पड़ जाता है और कुछ समय सोचने के बाद सुमित शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद सुमित की शादी धूमधाम से हो जाती है। धीरे धीरे करके सुमित भी ठीक हो जाता है। सुमन सुमित को ऊपर से देखकर बहुत खुश होती है। आशिमा रोते हुए अपने घर आती है और आने के बाद अपनी माँ को जबरदस्ती गले से लगाकर रोते हुए कहती है, हाय माँ, देखो ना क्या हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहती, मर जाने दो मुझे रोकना मत। अरे क्या हो गया और ऐसे क्यों रो रही है? सच बता,
तू कॉलेज में फिर से फेल हो गई है ना, यही सच है ना? आपको कैसे पता कि मैं फेल हो गई? बेटी मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे और तेरे मगरमच्छ के आंसुओं को अच्छी तरह से समझती हूँ और मुझे पता था तुझसे पढ़ाई तो होने से रही, इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पहले से ही देख लिया था। आज शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, तो वो अपना हरे रंग का सूट पहनकर तैयार हो जाना। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप समझती क्यों नहीं हो? मैंने बोल दिया ना, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। माँ भले ही आप मुझे जहर देकर मार दो, लेकिन मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूँगी। आशिमा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शाम के समय निधि अपने बेटे कुणाल के साथ आशिमा को देखने आती है। आशिमा कुणाल को देखकर ही उस पर लट्टू हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है, जिसके बाद निधि रिश्ता पक्का करके चली जाती है और केतकी अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ, तू तो रिश्ते को मना करने वाली थी, फिर क्यों नहीं किया? या जहर क्यों नहीं खाया अभी तक तूने? वो क्या है ना माँ कि हर माँ का सपना होता है कि अपनी बेटी के घर को बसते हुए देखना। मैंने सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ का ये सपना पूरा कर दूं, बस इसलिए हाँ कर दी। और आप हैं कि मुझे ही सुना रही हैं। बस बस, सब समझती हूँ मैं, तुझे कुणाल पसंद था इसलिए हाँ की, लेकिन ये जो मगरमच्छ के झूठे आंसू है ना, यहाँ बहा दिए वो ठीक है, वहाँ मत बहाना, ठीक है ना? केतकी इतना कहकर चली जाती है, जिसके बाद गुजरते दिनों के साथ आशिमा की शादी कुणाल से होती है और आशिमा विदाई के टाइम अपनी माँ के गले लगकर पल्लू में झूठा रोते हुए कहती है, माँ आप मेरे बिना कैसे रहेंगी? दवा टाइम पर ले लेना और मेरी याद आए तो कॉल कर लेना माँ। हे भगवान, अपनी शादी में रोना तो समझ आता है, लेकिन इतना रोना कुछ हजम नहीं हो रहा। खैर शायद मेरी बहू का अपनी माँ से ज्यादा ही लगाव होगा, मुझे क्या। निधि अपनी बहू और बेटे को लेकर घर आती है, जिसके बाद कुणाल कमरे के अंदर आकर आशिमा से कहता है, देखो आशिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम बहुत पसंद हो मुझे, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आज के बाद प्लीज रोना मत। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि मेरे मगरमच्छ के आंसू ही तो मेरा हथियार है, जो आपको और घर में सबको काबू में रखने के काम आएगा। जी जैसा आप कहें। इतना बोलकर आशिमा कुणाल को अपने गले से लगा लेती है और वो कुछ प्यार के पल साथ में बिताते हैं। अगली सुबह आशिमा की आँख देर से खुलती है और वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए नाश्ता नहीं बना पाती, क्योंकि उसे देरी हो गई थी। तभी वहाँ उसकी ननद सीमा को आते देखकर आशिमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? पहली रसोई में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं माँ को याद करते करते ही सो गई थी। अब जगी हूँ, मेरी सास तो मुझे आलसी समझकर घर से निकाल देगी। काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। भाभी कोई बात नहीं, माँ मंदिर गई है, माँ के आने से पहले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी आप, नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ऐसे आपको तकलीफ देना अच्छा थोड़ी लगता है। भाभी हम सब एक परिवार के हैं, आप चिंता मत करिए, आप नहा के आइए, मैं सब बना देती हूँ। आशिमा अपने मगरमच्छ के आंसुओं का फायदा उठाकर सीमा से खाना बनवाकर खुद तैयार होकर आती है और खुद के हाथों का खाना बताकर सबको वही खिलाती है। दिन बीतते हैं और अब वो अपनी सास के आगे भी आए दिन रोना रोया करती थी। ऐसे ही एक बार वो अपनी सास के आगे मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, एक नया लहंगा लेना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझे वो पैसे कभी नहीं देंगे। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं वो खुद लहंगा खरीद सकती। ये बोलकर आशिमा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये सब देखकर निधि उसे पैसे देते हुए कहती है, ये ले बहू 10,000 रुपए, 2 लहंगे ले आ, बस रोना बंद कर दे। माना कि एक कहावत है, जिसका दिल बच्चे जैसा होता है वो बात बात पर रो देता है, लेकिन तेरे आंसुओं की टंकी तो 12 महीने भरी रहती है। निधि ये बोलकर चली जाती है, लेकिन हद तो एक बार तब हो गई थी जब उसे अपनी माँ से मिलने जाना था और वो अपने पति और ननद के आगे रोते हुए कहती है, माँ जी, ननद जी, कुणाल जी, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे 10-15 दिन के लिए मायके जाने दीजिए। देखो आशिमा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुमको छोड़ने तो चल नहीं सकता, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। कोई बात नहीं बहू, मैं और तू चलते हैं, मैं भी समधन जी के समाचार ले आऊंगी। नहीं माँ जी, आप वहाँ जाकर क्या करोगी? वैसे भी वहाँ जाने पर सब आपकी आओ भगत में लग जाएंगे और कोई मेरी माँ पर ध्यान नहीं देगा। आप लोग मुझे कैब करवा दो,
और कुछ पैसे दे दो, मैं चले जाऊंगी। आशिमा के मगरमच्छ के आंसू की वजह से सब उसकी बात मान लेते हैं और वो मायके जाकर 10 दिन की जगह महीना रुकती है। आशिमा को वापस बुलाने के लिए जब निधि उसे कॉल करती है तो कॉल केतकी उठाकर बोलती है, अरे संदन जी, कैसी है आप? सब कुशल मंगल? कितनी अच्छी है आप केतकी जी। आप सीढ़ियों से गिर गई, फिर भी आपको चिंता मेरी ज्यादा है। किसने बोला आपको मैं सीढ़ियों से गिर गई? बहू ने बताया कि उसे आपकी सेवा करने जाना है और आप सीढ़ियों से गिर गई। बहू बहुत रो रही थी। ये सुनकर केतकी अपनी बेटी का पक्ष ना लेते हुए उसे सब बताती है कि ना तो वो बीमार है और ना ही सीढ़ियों से गिरी थी। ये बात जानकर निधि को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटे और बेटी को सब बताती है, जिसके बाद वो तीनों ही अपनी बहू के वापस ससुराल आने पर उसकी बातों और उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर यकीन नहीं करते और निधि उसे सुनाते हुए कहती है, बहू, इसका मतलब तेरे आंसू झूठे थे और तू बस नकली आंसू बहा रही थी। आज के बाद हम में से कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और तेरी सजा ये भी है कि कुछ दिन तक हमको एक फंक्शन में जाना है जिसमें तू नहीं चलेगी। क्या पता तू वहाँ भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाए। पर मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। बस बोल दिया ना बहू, यही मेरा आखिरी फैसला है। अब से हम तेरे आंसू पर यकीन नहीं करेंगे और तू अब से कहीं नहीं जाएगी। निधि ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब आशिमा अपने घर थी और निधि, सीमा और कुणाल शादी में गए थे, तभी आशिमा अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। वो बहुत मुश्किल से रेंगते हुए मोबाइल के पास आकर अपने पति को कॉल लगाकर कहती है, कुणाल जी, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, बहुत खून बह गया है, प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसिमा, बहुत हो गया है, बस करो अब। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू। अपना ये नाटक बंद करो और खाना खाकर सो जाओ। जिसके बाद वो अपनी सास को कॉल लगाती है और रोते हुए कहती है, मम्मी जी, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, प्लीज आ जाइए ना। बस बहू, तेरे ये मगरमच्छ के आंसू अब मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। 3-4 घंटे में आएंगे। अब रख कॉल। निधि दर्द से 2 घंटे तड़पती है और फिर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब उसका पति, ननद और सास घर आती है तो उसे बेहोश देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुणाल, निधि और सीमा के सामने आशिमा का हाथ थाम कर कहता है, आशिमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कई बात पे यकीन नहीं किया। तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हारा खून बह रहा था और हम पार्टी में थे। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैं भी तेरे आंसुओं को समझ नहीं पाई। तू दर्द में हमको कॉल कर रही थी और हम अपनी मस्ती में थे। मम्मी जी, इसमें आप लोगों की नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने सारी उम्र मगरमच्छ के आंसू बहाए और आज जब सच में मेरे आंसू आए तो आप लोग कहाँ से यकीन करते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी मगरमच्छ के आंसू मेरी आंखों में नहीं आएंगे। बहू, तुझे ये बात समझ आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मेरी बहू के मगरमच्छ के आंसू बंद हो गए। आशिमा रोते हुए अपने घर आती है और आने के बाद अपनी माँ को जबरदस्ती गले से लगाकर रोते हुए कहती है, हाय माँ, देखो ना क्या हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहती, मर जाने दो मुझे रोकना मत। अरे क्या हो गया और ऐसे क्यों रो रही है? सच बता, तू कॉलेज में फिर से फेल हो गई है ना? यही सच है ना? आपको कैसे पता कि मैं फेल हो गई? बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे और तेरे मगरमच्छ के आंसुओं को अच्छी तरह से समझती हूँ और मुझे पता था तुझसे पढ़ाई तो होने से रही, इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पहले से ही देख लिया था। आज शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, तो वो अपना हरे रंग का सूट पहनकर तैयार हो जाना। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अब समझती क्यों नहीं हो? मैंने बोल दिया ना, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, भले ही आप मुझे जहर देकर मार दो, लेकिन मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूँगी। आशिमा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद शाम के समय निधि अपने बेटे कुणाल के साथ आशिमा को देखने आती है। आशिमा कुणाल को देखकर ही उस पर लट्टू हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। जिसके बाद निधि रिश्ता पक्का करके चली जाती है और केतकी अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ? तू तो रिश्ते को मना करने वाली थी, फिर क्यों नहीं किया? या जहर क्यों नहीं खाया अभी तक तूने? वो क्या है ना माँ, कि हर माँ का सपना होता है कि अपनी बेटी के घर को बसते हुए देखना। मैंने सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ का ये सपना पूरा कर दूं, बस इसलिए हाँ कर दी। और आप हैं कि मुझे ही सुना रही हैं। बस बस, सब समझती हूँ मैं। तुझे कुणाल पसंद था इसलिए हाँ की, लेकिन ये जो मगरमच्छ के झूठे आंसू है ना,
यहाँ बहा दे वो ठीक है, वहाँ मत बहाना, ठीक है ना? केतकी इतना कहकर चली जाती है, जिसके बाद गुजरते दिनों के साथ आशिमा की शादी कुणाल से होती है और आशिमा विदाई के टाइम अपनी माँ के गले लगकर पल्लू में झूठा रोते हुए कहती है, माँ आप मेरे बिना कैसे रहेंगी? दवा टाइम पर ले लेना और मेरी याद आए तो कॉल कर लेना माँ। हे भगवान, अपनी शादी में रोना तो समझ आता है, लेकिन इतना रोना कुछ हजम नहीं हो रहा। खैर, शायद मेरी बहू का अपनी माँ से ज्यादा ही लगाव होगा, मुझे क्या। निधि अपनी बहू और बेटे को लेकर घर आती है, जिसके बाद कुणाल कमरे के अंदर आकर आशिमा से कहता है, देखो आशिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम बहुत पसंद हो मुझे, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आज के बाद प्लीज रोना मत। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि मेरे मगरमच्छ के आंसू ही तो मेरा हथियार है, जो आपको और घर में सबको काबू में रखने के काम आएगा। जी, जैसा आप कहें। इतना बोलकर आशिमा कुणाल को अपने गले से लगा लेती है और वो कुछ प्यार के पल साथ में बिताते हैं। अगली सुबह आशिमा की आँख देर से खुलती है और वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए नाश्ता नहीं बना पाती, क्योंकि उसे देरी हो गई थी। तभी वहाँ उसकी ननद सीमा को आते देखकर आशिमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? पहली रसोई में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं माँ को याद करते करते ही सो गई थी। अब जगी हूँ, मेरी सास तो मुझे आलसी समझकर घर से निकाल देगी। काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। भाभी कोई बात नहीं, माँ मंदिर गई है, माँ के आने से पहले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी आप, नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ऐसे आपको तकलीफ देना अच्छा थोड़ी लगता है। भाभी हम सब एक परिवार के हैं, आप चिंता मत करिए, आप नहा के आइए, मैं सब बना देती हूँ। आशिमा अपने मगरमच्छ के आंसुओं का फायदा उठाकर सीमा से खाना बनवाकर खुद तैयार होकर आती है और खुद के हाथों का खाना बताकर सबको वही खिलाती है। दिन बीतते हैं और अब वो अपनी सास के आगे भी आए दिन रोना रोया करती थी। ऐसे ही एक बार वो अपनी सास के आगे मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, एक नया लहंगा लेना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझे वो पैसे कभी नहीं देंगे। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं वो खुद लहंगा खरीद सकती। ये बोलकर आशिमा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये सब देखकर निधि उसे पैसे देते हुए कहती है, ये ले बहू, 10,000 रुपए, 2 लहंगे ले आ, बस रोना बंद कर दे। माना कि एक कहावत है, जिसका दिल बच्चे जैसा होता है वो बात बात पर रो देता है, लेकिन तेरे आंसुओं की टंकी तो 12 महीने भरी रहती है। निधि ये बोलकर चली जाती है, लेकिन हद तो एक बार तब हो गई थी जब उसे अपनी माँ से मिलने जाना था और वो अपने पति और ननद के आगे रोते हुए कहती है, माँ जी, ननद जी, कुणाल जी, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे 10-15 दिन के लिए मायके जाने दीजिए। देखो आशिमा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुमको छोड़ने तो चल नहीं सकता, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। कोई बात नहीं बहू, मैं और तू चलते हैं, मैं भी समधन जी के समाचार ले आऊंगी। नहीं माँ जी, आप वहाँ जाकर क्या करोगी? वैसे भी वहाँ जाने पर सब आपकी आओ भगत में लग जाएंगे और कोई मेरी माँ पर ध्यान नहीं देगा। आप लोग मुझे कैब करवा दो और कुछ पैसे दे दो, मैं चले जाऊंगी। आशिमा के मगरमच्छ के आंसू की वजह से सब उसकी बात मान लेते हैं और वो मायके जाकर 10 दिन की जगह महीना रुकती है। आशिमा को वापस बुलाने के लिए जब निधि उसे कॉल करती है तो कॉल केतकी उठाकर बोलती है, अरे समधन जी, कैसी है आप? सब कुशल मंगल? कितनी अच्छी है आप केतकी जी, आप सीढ़ियों से गिर गई, फिर भी आपको चिंता मेरी ज्यादा है। किसने बोला आपको मैं सीढ़ियों से गिर गई? बहू ने बताया कि उसे आपकी सेवा करने जाना है और आप सीढ़ियों से गिर गई। बहू बहुत रो रही थी। ये सुनकर केतकी अपनी बेटी का पक्ष ना लेते हुए उसे सब बताती है कि ना तो वो बीमार है और ना ही सीढ़ियों से गिरी थी। ये बात जानकर निधि को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटे और बेटी को सब बताती है, जिसके बाद वो तीनों ही अपनी बहू के वापस ससुराल आने पर उसकी बातों और उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर यकीन नहीं करते और निधि उसे सुनाते हुए कहती है, बहू, इसका मतलब तेरे आंसू झूठे थे और तू बस नकली आंसू बहा रही थी। आज के बाद हम में से कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और तेरी सजा ये भी है कि कुछ दिन तक हमको एक फंक्शन में जाना है जिसमें तू नहीं चलेगी। क्या पता तो वहाँ भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाए। पर मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। बस बोल दिया ना बहू,
यही मेरा आखिरी फैसला है। अब से हम तेरे आंसू पर यकीन नहीं करेंगे और तू अब से कहीं नहीं जाएगी। निधि ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब आशिमा अपने घर थी और निधि, सीमा और कुणाल शादी में गए थे, तभी आशिमा अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। वो बहुत मुश्किल से रेंगते हुए मोबाइल के पास आकर अपने पति को कॉल लगाकर कहती है, कुणाल जी, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, बहुत खून बह गया है, प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसिमा बहुत हो गया है, बस करो अब। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू। अपना ये नाटक बंद करो और खाना खाकर सो जाओ। जिसके बाद वो अपनी सास को कॉल लगाती है और रोते हुए कहती है, मम्मी जी, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, प्लीज आ जाइए ना। बस बहू, तेरे ये मगरमच्छ के आंसू अब मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। 3-4 घंटे में आएंगे, अब रख कॉल। निधि दर्द से 2 घंटे तड़पती है और फिर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब उसका पति, ननद और सास घर आती है तो उसे बेहोश देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुणाल, निधि और सीमा के सामने आशिमा का हाथ थाम कर कहता है, आशिमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कई बात पे यकीन नहीं किया। तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हारा खून बह रहा था और हम पार्टी में थे। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैं भी तेरे आंसुओं को समझ नहीं पाई। तू दर्द में हमको कॉल कर रही थी पर हम अपनी मस्ती में थे। मम्मी जी, इसमें आप लोगों की नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने सारी उम्र मगरमच्छ के आंसू बहाए और आज जब सच में मेरे आंसू आए तो आप लोग कहाँ से यकीन करते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी मगरमच्छ के आंसू मेरी आंखों में नहीं आएंगे। बहू, तुझे ये बात समझ आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मेरी बहू के मगरमच्छ के आंसू बंद हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।